आ गया और अब वक्त है वोडाफोन आइडिया पर फोकस करने का, जिसने आज एक बार 10 रुपए के नीचे का लेवल भी दिखाया। थोड़ी रिकवरी वहां से आई जरूर है, लेकिन फिर से वोडाफोन बुल वर्सेस बेयर तैयार है। राउंड टू आने वाले बुल वही पुराने वाले बेयर। फर्क सिर्फ है कि आज उस दिन हमने जज किसको बनाया था, आशु जी को और बंसल जी को। तो आज आशु जी नहीं है, बंसल जी जरूर है। लेकिन आइए आशीष और नूपुर से जानते हैं अब बुल वर्सेस बेयर में क्या है दोनों के तर्क। आशीष, शुरुआत आप करें। सर, सबसे पहले मैं तर्क ये देना चाहता हूं कि बुरी सारी खबरें जो है अब आ चुकी हैं। सभी भाव में अगर आप देखें तो इससे ज्यादा बुरा कुछ हो नहीं सकता है। एजीआर बकाया है, कितना देना है, कब तक देना है, सबको पता चल चुका है। तो सारी खराब खबरें जो है अब पूरी तरीके से फैक्टर्ड इन है। अब हो सकता है कि यहाँ से बाजार जो है ग्रोथ पर फोकस करे। बुरी खबरें सारी आ चुकी है, अच्छी तो कभी आती नहीं है स्टॉक के लिए, तो कहाँ से तर्क तो बनता ही नहीं है बिल्कुल आशीष। लेकिन कोई बात नहीं, जितनी भी उम्मीदें थी, पिछली बार डायलॉग फेमस हो गया था, उम्मीद उम्मीद उम्मीद। अब उम्मीद जितनी भी थी वो सारी खत्म हो चुकी है। जितना बड़ा अमाउंट है, पता नहीं शायद हमारे सारे बाल सफेद हो जाए तब तक कंपनी पे नहीं कर पाएगी। 70,000 करोड़ का बकाया कैसे चुकाएगी भगवान जाने। कोई बात नहीं, लेकिन पेंडिंग है और उम्मीद तो यहाँ से खत्म हो चुकी है। एक मिनट, लेकिन इसमें मेरा एक मासूम सा सवाल आया नूपुर। इसमें बात तो सही है, 70,000 करोड़ रुपए कब तक चुकाएंगे, लेकिन आशीष आप सवाल पूछे, इसमें बालों के सफेद होने से क्या कोरिलेशन है? बाल तो हो सकता है क्या वागले साहब की तरह किसी के 70-80 साल की उम्र में भी काले रहे, किसी को हो सकता है कि छोटी उम्र में भी हो जाए। ये कोरिलेशन क्या है? एक मिनट, वागले साहब कुछ कहना चाहते हैं। जी वागले साहब। नहीं, और सफेद होने के बाद काले भी बनाए जा सकते हैं। ये देखो जो वागले साहब ने कर रखा है। जी नूपुर। सर, मैं बोलता हूँ आज इनके तर्कों में दम नहीं है। देखिए, अच्छा। हाँ, ये बाल सफेद, ये बात तो सही कही आशीष ने एकदम। आशीष के शेयर में दम नहीं, इनके तर्कों में दम। जी आशीष बताइए। 2031 तक पैसे चुकाने समय मिला हुआ है। धीरे धीरे एजीआर का भुगतान कर रहे हैं और उम्मीद की बात कर रहे हो, अब उम्मीद हमें है ही नहीं। अब यहाँ से सिर्फ हम बिजनेस पर फोकस करेगा वोडाफोन आइडिया, वहां से ग्रोथ आएगी। बाकी कोई रिलीफ की अब उम्मीद नहीं है, सब खत्म हो गया। वही उम्मीद, सारी उम्मीदें ब्रोकरेज हाउस ने भी छोड़ दी है। तभी वो कह रहे हैं लगातार कि 25 से 30 साल लग जाएंगे। डेडलाइन है आपके पास 2031 की, 31 तक आपको पेमेंट करना है, लेकिन 25 से 30 साल लगने वाले। अगर ये बकाया पूरा चुकाना पड़ता है कंपनी को, फंड रेजिंग कैसे होगी, क्या होगी, बिजनेस चलता नहीं, मार्केट शेयर लूज होता है, हर महीने सब्सक्राइबर्स लॉस होते हैं। 25 से 30 साल आशीष, पता नहीं कब जाके तो ये समय पूरा होगा और उसके बाद स्टॉक रिवाइवल की तरफ जाएगा। और वो जो डॉट वाली बात थी वो बहुत जल्दी आने वाली है। लेकिन बाजार तो देखिए, स्टॉक मार्केट फ्यूचर को ही डिस्काउंट करके चलता है। समय लग जाएगा, लेकिन धीरे धीरे भुगतान कर रहे हैं। अब देखिए, एजीआर का भुगतान हो रहा है, सरकार की होल्डिंग आ चुकी है, उनसे सहायता मिली है पहले भी और आगे भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए। लेकिन लगातार अगर आप देखें तो वेंडर्स को ये पेमेंट करते जा रहे हैं। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। कुछ साल समय पहले अगर आप देखें तो लोगों को चिंता हो रही थी यार, इंडस्टार का बकाया है कैसे देंगे, एरिक्सन का बकाया है कैसे देंगे। उनको इक्विटी शेयर इशू कर दिए, उनका कोई झंझट नहीं है। समय पर सबको भुगतान हो रहा है। एजीआर के बकाये में 2031 तक की टाइमलाइन है, मिल जाएंगे पैसे। वही मेरा सवाल है कि भुगतान कैसे होगा। 70,000 करोड़ का भुगतान है, 25 से 30 साल तो ब्रोकरेज हाउस लेके चल ही रहे, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल में भी क्वेश्चन है ना। लगातार कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, हर महीने टीआरआई की तरफ से डेटा आता है सब्सक्राइबर का, हम कभी नहीं देखते वोडाफोन ने किसी को ऐड किया। इनफैक्ट कंपनी के जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर वो भी 15% के डिस्काउंट पे आपको दिखेगा। बाकी के प्लेयर्स में ने भी प्राइस बढ़ाए, लेकिन वो प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर वहां से भी सहायता नहीं है, सब्सक्राइबर भी लूज हो रहे हैं, मार्केट शेयर भी लूज हो रहा है, तो कहां से भुगतान होगा? देखिए, भुगतान होगा एआरपीयू से, जैसे कि आपने बताया। पूरी इंडस्ट्री जब अच्छी करती है ना, तो लीडर हो या लागत, सबको थोड़ा बहुत शेयर मिल जाता है, सब में थोड़ी बहुत तेजी आ जाती है। भारतीय एयरटेल लगातार कीमतें बढ़ा रहा है, रिलायंस जियो बढ़ा रहा है, तो वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर हैं, उनको भी ज्यादा पैसे देने होंगे। तो जितने सब्सक्राइबर बचे हुए हैं उनसे एआरपीयू से ज्यादा कमांड कर पाएंगे। और वैसे भी अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया का काफी लॉयल कस्टमर बेस है। जो पुराने लोग होते हैं वोडाफोन आइडिया वाले, वो अपने सिम कार्ड को पोर्ट नहीं करते, चेंज नहीं करते। और अगर यहाँ से अगर ट्रांजिशन अच्छी तरीके से 5G की तरफ आता है, नेटवर्क को सुधारते हैं, देखिए फंड रेजिंग भी किया एफपीओ पर, बिजनेस पर भी फोकस लौटा है। तो ऐसा नहीं कि अब यहाँ से कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, कंपनी अच्छा कर नहीं सकती। बिजनेस में तो इतने साल से है, तो अब यहाँ से इंप्रूवमेंट थोड़ा भी आ जाएगा। और इंडस्ट्री एक साथ अगर पूरा एआरपीयूज बढ़ा रही है तो इनकी कीमतें क्यों नहीं बढ़ेंगी।
मुनाफा क्यों नहीं बनेगा? मुनाफा कहाँ से बनेगा आशीष, क्योंकि ग्रोथ करने के लिए केपेक्स करना जरूरी होता है और भारतीय एयरटेल जिस हिसाब से केपेक्स कर रहा है, वोडाफोन का पिछले कुछ समय में कोई भी केपेक्स नहीं हुआ है। 5G की तरफ हम बढ़ रहे हैं। भारतीय एयरटेल लगातार यहाँ पे अपनी टेक्नोलॉजी को सुधार रहा है, केपेक्स कर रहा है, नए टावर्स इम्प्लांट कर रहा है, लेकिन वोडाफोन की तरफ से कुछ नहीं है, कोई केपेक्स है, ना कोई एडिशन है अपने सब्सक्राइबर बेस में, ना मार्केट शेयर में। तो कैसे यहाँ से फंडामेंटल सुधरेंगे? 15% एबिटा CAGR की ग्रोथ बता रहा है नोमेरा, कुछ सोच समझ के बता रहा होगा। अच्छी ग्रोथ आ रही है, ARPUs बढ़ रही है, इसको नकार नहीं सकते। और इसी के चलते अगर आप देखें तो अब बढ़िया करेक्शन के बाद FPO के भाव पर फिर से आ गया 11 रुपए। तो अब ये खरीदारी की राय दे रहे हैं, टारगेट दे रहे हैं 15 रुपए का। वैसे आप भूल गए आशीष, गोल्डमैन का जो टारगेट है 2.5 रुपीज का, वो अभी भी बना हुआ। और इनफैक्ट आज तो मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेज हाउस ने अपने अर्निंग एस्टिमेट्स काटे हैं और टारगेट्स भी कट किए हैं। जी तो ये है आपके लिए पूरे के पूरे दोनों की तरफ से तर्क जो आते हुए वोडाफोन आइडिया को लेकर। दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग व्यू है एकदम, बिल्कुल। हाँ, दोनों बैकआउट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। पिछले वाले राउंड में नुपुर जीती थी, इस वाले राउंड का रिजल्ट देखते हैं कब आता है और किस तरह आता है। जो हमारे सिंगल बेंच जज, आज सिंगल मेंबर वाली जो बेंच होती है ना, उसको भी बेंच कहा जाता है। उसके जज हैं हमारे आज बंसल जी। बंसल जी कृपया अपना निर्णय दें ऑर्डर करके। अनिल जी निर्णय तो बाजार देगा धीरे धीरे करके। बट एक चीज बोलूंगा अनिल जी, आशीष बिल्कुल भी अच्छी तैयारी करके नहीं आए हैं। अच्छा। और जज आजकल वकील को डांट भी लगा देते हैं कि तैयारी करके आना चाहिए। इनकी 2 स्टेटमेंट्स पे अनिल जी ऑब्जेक्शन है। तो सीरियस जो उन्होंने बोला कि वेंडर्स को पेमेंट कर रहे हैं, ये कोई पेमेंट नहीं है कि हर एक की पेमेंट को इक्विटी शेयर पकड़ा दिया उसको। इक्विटी मतलब कि जो पैसा देना है इक्विटी पकड़ा दो। अनिल जी काफी अगेंस्ट है शेयर होल्डर्स के। ये कोई पेमेंट नहीं है आशीष, तैयारी करके आना चाहिए। और दूसरा ऑन अ लाइटर नोट, जो आपने बोला ना कि इसके लॉयल कस्टमर्स हैं, वो आशीष लॉयल नहीं है, वो लेजी कस्टमर नहीं कर रहे हैं। और अनिल जी निर्णय तो हमें बताएगा अनिल जी। सही जवाब। इसमें बंसल जी भी आते हैं, मैं भी आता हूँ। और ऑन अ सीरियस लेजी कस्टमर्स में मैं भी। अनिल जी ऑन अ सीरियस नोट एक चीज बोलना चाहूंगा कि हाँ जी इफ आई वर, मतलब कि अगर मैं वोडाफोन आइडिया का शेयर होल्डर होता और इस समय मेरे पास शेयर पड़े होते 13, 14, 15 रुपए का लिया हुआ होता, तो मैं उस शेयर को बेच के उस पैसे को अगर मेरे पास होता तो मैं वो मेरा एसेट मैनेजमेंट का जो हैंगसेंग का ETF है ना, उसमें कन्वर्ट कर देता। मुझे लगता है 6-8 महीने में उसका भाव 17-18 रुपए हो जाएगा। वोडाफोन 17-18 रुपए होगा कि नहीं होगा वो तो समय बताएगा अनिल जी 6-8 महीने में। बट अगर मेरे पास होता तो मैं उसमें कन्वर्ट कर देता। और आशीष अगली बार से आप रेडी होके आना। आप आजकल जनरल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो। नहीं देखो, एक मिनट सीनियर वकील को भी डांट लगा देते। अरे सुनो बंसल जी, आशीष का हाल वैसे ही जैसा आपका था थोड़ी देर पहले। आपको रिंग में डाल दिया ना, आपको लड़ना नहीं है और आप रस्सी के नीचे से निकल के भाग देगा। वो उसको लड़ना नहीं है बेचारे को, आप उसकी हिम्मत की